आप सभी ने स्कैम 1992 वेब सीरीज तो देखी ही होगी, जो कि हर्षद मेहता पर बनी है। इस वेब सीरीज के ज़्यादातर डायलॉग बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं, जिसमें से एक है रिस्क है तो इश्क है। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स यही सोचते हैं कि ज़्यादा रिस्क लेने से ज़्यादा रिटर्न मिलता है, पर ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी कोई चमत्कार नहीं है। ना रिस्क लेकर या फिर कम रिस्क लेकर भी अच्छा रिटर्न जनरेट किया जा सकता है। ऐसा भी पाया गया है कि कम रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया जा सकता है, और ऐसा भी कभी कभी होता है कि कम रिस्क लेते हैं हम इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, ये सोचते हैं कि रिटर्न्स हमारे भले कम आए लेकिन कैपिटल प्रोटेक्ट हो, लेकिन वहीं हमारी सारी कैपिटल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो रिस्क कम लेना या ज़्यादा लेना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है रिस्क को मैनेज करना। रिटर्न्स और ग्रोथ की इस जर्नी के अंदर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर मेजरली कितने टाइप के रिस्क होते हैं और कैसे उन रिस्क से बचें या फिर कैसे उन रिस्क को कंट्रोल करें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वेलकम टू माय चैनल फिन फ्रेंड। तो यहाँ पर मैं आपसे बात करूंगा स्टॉक मार्केट के रिस्क के बारे में। तो मेजरली स्टॉक मार्केट के अंदर दो तरीके के रिस्क होते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब होता है अनकंट्रोलेबल रिस्क या फिर अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क एक इस तरीके का रिस्क है जहां पर एक इकोनॉमी के अंदर जो फैक्टर्स होते हैं वेरियस, जैसे कि इन्फ्लेशन, इन्वेस्टर्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, इंटरेस्ट रेट्स, या फिर बात कर लीजिए पॉलिटिकल टेंशंस की, जियोपॉलिटिकल टेंशंस की, अनएम्प्लॉयमेंट और बहुत इस तरीके के जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, वो हमारी पूरी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री या पूरी फाइनेंशियल मार्केट्स को ही इम्पैक्ट करते हैं। मतलब कहने का कि ये इस तरीके का रिस्क है जो सिस्टम के साथ या इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के साथ या फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ जुड़ा रहेगा। इसको हम कभी भी प्रॉपर तरीके से या फुल तरीके से मिटिगेट नहीं कर सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो आपने अपने हिस्टोरिकली आपने अगर पढ़ा भी होगा कि इस तरीके के कुछ इवेंट्स हुए थे, जैसे 1932 के अंदर एक इवेंट हुआ था ग्रेट डिप्रेशन, जो 1929 के अंदर पैदा हुआ था ग्रेट डिप्रेशन, और 1932-33 तक चला था। अमेरिका के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ पर इकोनॉमिक सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से सारे आप एसेट्स देख लीजिए, सभी के अंदर नुकसान हुआ था सब लोगों को, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो बॉन्ड्स हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो। कुछ ही ऐसी एक एसेट्स थी जहाँ पर हमें हमारे जो लॉसेस थे वो कम हुए थे, या फिर लॉसेस जो थे वो हुए नहीं थे, जैसे कि गोल्ड मान लीजिए, क्योंकि इनको हम मानते ही सेफ एसेट्स हैं। तो सिस्टमैटिक रिस्क इस तरीके के रिस्क होते हैं जहाँ पर आप एक टेल इवेंट होता है ना, मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट, वहां पर आप उसको मिटिगेट कर ही नहीं सकते हैं। तो अभी जैसे 2008 में हुआ था जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, वो सिस्टमैटिक रिस्क तो नहीं कह सकते, क्योंकि एक स्पेसिफिक सेक्टर का, एक स्पेसिफिक कंपनी का इकोनॉमी पे इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा था जिससे कि वो पूरी इकोनॉमी पर फर्क पड़ा, फिर ग्लोबल इकोनॉमीज पे भी फर्क पड़ा, बट वो एक सिस्टमैटिक रिस्क का ही पार्ट था। तो ये होते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। इनको मिटिगेट करने के कोई फुल प्रूफ तरीके तो है नहीं, देखिए मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। लेकिन किया ये जा सकता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके अंदर अगर आपको कोई स्पेसिफिक डर नहीं लग रहा है, लेकिन ये लग रहा है कि जिस कंट्री के अंदर वो कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट्स है जिस कंट्री को वो रिलेट करती हैं, वहाँ पर कुछ इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लग गए, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ने लग गया, या फिर कोई पॉलिटिकल टेंशन है, वॉर लाइक सिचुएशन है, तो आप उन इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? तो आप कुछ स्ट्रेटेजी लगाएंगे, कुछ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में पोजीशन लेंगे, जैसे ऑप्शंस के अंदर आप पुट ऑप्शन खरीद लेंगे, या फिर स्वैप्स के अंदर आप डीलिंग करेंगे। इनके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू आप सिस्टमैटिक रिस्क जो है उसको मिटिगेट कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क की, जो कि मिटिगेट हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अनसिस्टमैटिक यानी कि कंट्रोलेबल रिस्क या फिर डाइवर्सिफाइबल रिस्क। मतलब ये कि ये इस तरीके का रिस्क है जो किसी चीज़ से स्पेसिफिक है, जैसे कि किसी कंपनी से स्पेसिफिक रिस्क हो सकता है ये, या फिर किसी सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क भी हो सकता है कि किसी सेक्टर को ही बिलोंग कर रहा है वो रिस्क। तो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क की अगर हम बात करें तो जैसे कि मान लीजिए ए कंपनी है, मैं किसी कंपनी का, रियल कंपनी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ए कंपनी है, वो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन एकदम से होता क्या है
कि उसके अंदर लॉसेज होने लग जाते हैं। रीज़न तो बाद में ही पता लगते हैं, लॉसेज होने लग जाते हैं, पर आप रीज़न पता करते हैं कि उस कंपनी के जो मेन मैनेजमेंट के जो मेन पर्सन थे, जिनको हम की मैनेजर पर्सन भी बोलते हैं, KMP, वो छोड़ के चले गए कंपनी को। या फिर जो कंपनी की जो एडवांटेज थी वो अब वो नहीं रही है, जो वो रॉ मटेरियल यूज़ कर रही थी वो बहुत महंगा हो गया है, या फिर वो एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर कोई फ्रॉड एक्टिविटी हो रही है, जिसको हम बोल देते हैं मिस एप्रोप्रिएशन हो रहा है, या फिर कोई कंपनी का एम्प्लॉय है उसी ने ही विसल ब्लो कर दी है कंपनी अगेंस्ट। तो आप देख रहे हो मैं जितने भी ये चीज़ें बोल रहा हूँ सब कंपनी से रिलेटेड है। तो अगर आपने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा था या कर रखा होगा, तो उस केस में आप क्या करेंगे? आप या तो इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे ताकि जो भी वैल्यू बची है वो बच जाए, या फिर आप ऐसा करेंगे कि उसी सेक्टर की या और सेक्टर की कंपनीज में भी इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि उससे होगा क्या कि सपोज कीजिए आपने वहाँ 100 रुपये लगा रखे थे, 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर रखी थी और वो ही आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट थी, तो एक तरीके से आप टोटल कैपिटल आपका रिस्क पे था। अब आपने किया क्या कि 500 रुपये और इन्वेस्ट किए, लेकिन वो आपने डिवाइड कर दिया अलग अलग कंपनीज के अंदर, 100 रुपये सभी में डिवाइड कर दिए। उससे हुआ क्या कि टोटल अब आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 600 रुपये का, जिसमें से 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में था। तो अगर आप 100 डिवाइड बाय 600 करोगे तो वो प्रपोर्शनेट निकलेगा, वो वेट निकलेगा जो कि बहुत छोटा हो जाएगा। जो कि पहले था 100% आपकी टोटल कैपिटल का, अब वो घट के 16% तक पहुंच जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कैसे आप अपने इस तरीके से आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर जो रिस्क को रिड्यूस कर रहे हैं डाइवर्सिफाई करके। तो ये तो था कि एक कंपनी से रिलेटेड रिस्क था, उसको आपने मिटिगेट कर लिया। अब कई बार ऐसा होता है भाई कि आपने एक सेक्टर चुन लिया, जैसे अभी बात कर रहे हैं हम IT सेक्टर की, तो IT सेक्टर में आप देख रहे हैं कि काफ़ी जो है ग्रोथ हो रही है, चाहे बिजनेस की बात करें या स्टॉक प्राइसेस की भी। तो सभी ने IT सेक्टर में आपने इन्वेस्टमेंट कर दी और एकदम से क्या हुआ कि IT सेक्टर के अंदर एकदम से जो है डाउनफॉल आने लग गया। तो अब आपको ये डर है कि ये अगर सेक्टर ही ना चला तो सेक्टर नहीं चलेगा, तो रिलेटिवली हम मान लेते हैं कि स्टॉक्स भी नहीं चलेंगे। तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में आप ये करोगे, आप दूसरे सेक्टर्स में भी वही सेम स्ट्रेटेजी, मान लीजिए आपने 100 रुपये लगा रखे थे उसी सेक्टर में, अब आपने और 500 रुपये लाए। 500 रुपये कोई ज़रूरी नहीं है कितने भी लाए हो, आप दूसरे सेक्टर में लगा दोगे, आप मीडिया में लगा दोगे, आप ऑटो में लगा दोगे, बैंक्स में लगा दोगे, तो उससे भी आप डाइवर्सिफाई कर लोगे, वही सेम तरीका। और इसी तरीके से सपोज कर लीजिए कि किसी कंट्री का स्पेसिफिकली इक्विटी मार्केट ही डाउन है, मतलब होगा यार ये यहाँ पे कि इकोनॉमी तो बढ़िया चल रही है लेकिन कई बार स्टॉक मार्केट डाउन चल रहा है, ऐसा हो जाता है, मान लेते हैं। तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में तो कंपनी किसी भी सेक्टर की ले लो तो भी तुम्हारा डाउन चलता रहेगा, क्योंकि पूरा स्टॉक मार्केट ही डाउन चल रहा है, तो तुम्हारा रहेगा ही रहेगा। तो तुम उस केस में क्या करोगे तुम सब लोग कि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, आप वहाँ पर दूसरी किसी एसेट क्लास में और में चले जाएंगे, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। वहाँ पे रिस्क जो है आपका कम हो जाएगा, क्योंकि कोरिलेशन अगर आप निकालेंगे, हिस्टोरिकली आप डेटा चेक करेंगे तो गोल्ड और स्टॉक मार्केट का जो कोरिलेशन है वो बहुत ज़्यादा मतलब ज़ीरो के बराबर है, या फिर उसको कह लीजिए कि नेगेटिव कोरिलेशन के तरफ जा रहा है कि भी अगर स्टॉक मार्केट गिरता है तो गोल्ड बढ़ता है। देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर वक्त होगा, बट जब भी कोई मेजर इवेंट आएगा तो ये ज़रूर होल्ड करता है। और बॉन्ड्स के साथ भी इसी तरीके का कुछ है कि लो कोरिलेशन है, तो आप ऐसे एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करें जिससे कि आपका ओवरऑल रिस्क घट जाए। वही स्ट्रैटेजी 100 रुपये उधर लगा रखे थे, बाकी एसेट क्लास में भी धीरे धीरे लगा दो, तो ओवरऑल रिस्क आपका अपने आप जो है डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने अक्रॉस दी कंपनी डाइवर्सिफाई करना बताया, अक्रॉस दी सेक्टर भी बताया, अक्रॉस दी इक्विटी मार्केट्स के अगेंस्ट जो और एसेट क्लास है वहाँ भी आपको डाइवर्सिफाई करना बताया। तो ये कुछ तरीके हैं। देखिए मैं जितना बोलूँगा उतना कम है, लेकिन ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, और इन चीज़ों के ऊपर हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे फ्यूचर में। पहला वीडियो है हमारा, तो थोड़ा सा हमें बूस्टअप चाहिए, उसके लिए मोटिवेशन हम कलेक्ट करेंगे इस वीडियो के बाद में। आप सभी का अच्छा जो इसके ऊपर व्यू भी आएगा और आप इसमें अच्छा शेयर भी करेंगे वीडियो को, तो हम और भी अच्छे वीडियोस बनाएंगे। पहला वीडियो है तो कुछ गलतियां तो हुई हैं, तो आप उसे बियर कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि रिस्क कितने टाइप के होते हैं स्टॉक मार्केट में मेजरली, और कैसे उनको हम मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे उनसे बच सकते हैं। मैंने आपको कुछ तरीके बताए हैं, ज़रूरी नहीं है ये तरीके, इसके अलावा और भी तरीके हो सकते हैं, होंगे, ज़रूर होंगे। तो मेजरली मैंने आपको यही बताया इस वीडियो में। तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा,
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ। और अगर मेरा चैनल पे आपको पहली बार अगर आप आए हो, ओबियसली पहली बार आए होगे यार, पहला वीडियो है मेरा मेन, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।